नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमने अपने लास्ट वीडियो के साथ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है, जिसके टोटल हमने 16 वीडियो बनाए थे। और वीडियो लगभग 20-25-30 मिनट के आसपास के ही रहते हैं, क्योंकि अपन निश्चित एक टॉपिक लेकर ही चलते हैं एक वीडियो के अंदर, ताकि लंबा मैटर न हो और आपको पढ़ने में भी आसानी हो। इसी उद्देश्य से अपने वीडियो तैयार कर रहे हैं और आप लगातार वीडियो से जुड़े हुए हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। कुछ कमियाँ रहती है, कुछ गलतियाँ भी होती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आपका बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है अगर आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहोगे। और आगे से आगे अच्छे से अच्छा काम करवाने की हम कोशिश करेंगे पूर्णतया, जितना हमसे संभव होगा। और आपसे हमारा यही अनुरोध है कि अपने इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल हम बार बार कहते हैं, ये चैनल हमारा नहीं है, ये चैनल आपका है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप लोग ही उठा रहे हो। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, जो इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वो ही सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने इस संबंध में पूछा भी है कि सर, एक साइंटिस्ट के वीडियो हमने तो एक रुचि बनाने के लिए वीडियो डाला था और वो आप सब ने इतना पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतना उसको लाइक करेंगे और उसको अच्छा रिस्पांस देंगे। उसके लिए आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। और आप सबकी डिमांड पर जल्द ही हम एक नए वैज्ञानिक की बायोग्राफी को लेकर आपके सामने वीडियो अपलोड करेंगे। तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। इसलिए हमें थोड़ा टाइम लगने की वजह से हम वो वीडियो आपके सामने अपलोड नहीं कर पाते जल्दी। तो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द नए वैज्ञानिक के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में आपके सामने वीडियो डालेंगे। आपको पता होना चाहिए बस, वो आपकी रुचि के लिए, क्योंकि हम साइंस से जुड़े हुए हैं, साइंस हमारा सब्जेक्ट है। इसलिए साइंस से जुड़े हुए प्रत्येक कैंडिडेट को इन चीज़ों का पता होना चाहिए, इन बातों का ज्ञान होना चाहिए कि आखिर हम जो नियम सिद्धांत पढ़ रहे हैं वो कौन कौन से वैज्ञानिकों द्वारा कब और किस समय और किस रूप में प्रतिपादित किए गए हैं। यही उद्देश्य से हमने वो एक मुहिम शुरू की थी और आपने अच्छा रिस्पांस दिया, उस पर आपका एक बार फिर से धन्यवाद। चलिए अपने पॉइंट पर आते हैं। और अपने इस चैनल के अंदर एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि हम चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। उससे पहले चैनल से संबंधित कुछ सूचनाएं मैं यहाँ पर देना चाहूँगा, क्योंकि लगातार बच्चों के कांटेक्ट हो रहे हैं, अभ्यर्थी कांटेक्ट कर रहे हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले भी बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे जुड़े हैं, तो उनको भी एक बार धन्यवाद कि आपने हमें इस काबिल समझा। और पूरी कोशिश करेंगे हम आप लोगों के लिए। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आपको चैनल के, अगर आप मेन चैनल पे लिंक पे जाओगे तो आपको चैनल में प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर आप लोगों को अलग अलग क्लास वाइज हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है हमारे ऑपरेटर ने, तो आपको वहाँ से आसानी होगी वीडियो उठाने में। कक्षा 12, कक्षा 10, बेसिक साइंस 9वीं क्लास के लिए, 11वीं क्लास के लिए, और हमने अलग से वहाँ पर प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, तो वो वहाँ से भी आपको बहुत आसानी होगी। और एक बच्चों में यहाँ पर जिनको कई बार कहते हैं सर हम YouTube पर चैनल सर्च करते हैं तो हमें चैनल नहीं मिलता, तो अगर आप YouTube पर सर्च कर रहे हो, ठीक है, अगर आप YouTube पर सर्च कर रहे हो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो YouTube पर आप सर्च करो फिजिक्स टूल से, कैपिटल अक्षर में लिख दो फिजिक्स टूल। इससे आपको अपना चैनल मिल जाएगा। और अगर इससे कई प्रकार के और चैनल दिखाए देते हैं तो आप
बाई AK एंड AP सर भी आप लगा सकते हो। यूट्यूब ने अपने को ये एथोराइज किया है, ये जो लोगो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने चैनल का, फिजिक्स टूल बाई AK एंड AP सर, इस नाम से आप सर्च करोगे टोटल अपने वीडियो ही आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी पहचान ये होगी कि अपने उस वीडियो के ऊपर AK एंड AP सर का आपको लोगो मिलेगा, तो वो सारे अपने वीडियो हैं। और हो सकता है तो आपको लगभग मिल जाएगा अपने सर्च लिंक में जाते ही। इसके अलावा अगर आप लोग गूगल पे सर्च करते हो, तो गूगल पर अगर आपको सर्च करना है तो गूगल पर आप सर्च कीजिए। उसके लिए मैं एक लिंक रख रहा हूँ, हालांकि आपको पता भी होगा। गूगल पर आप लोगों को ये लिंक लगाना है youtube.com/c, ठीक है, youtube.com फिर फिजिक्स टूल। ये बच्चों अपने चैनल के लिंक है। अगर YouTube पर आप सर्च करते हो तो इस नाम से सर्च करो, आपको मिल जाएंगे, आप बिल्कुल पहचान सकते हो उन चैनल को। और गूगल पे सर्च करोगे तो आप डायरेक्ट ये जो मैंने लिंक भेजा है, इस लिंक पर आप सर्च करो, आपको डायरेक्ट अपना चैनल मिल जाएगा। उस पर जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो और पूरे वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हो। ये पूर्णतः निःशुल्क है और डायरेक्ट यूट्यूब पर आप इस प्रकार सर्च कर सकते हो। जितने भी वीडियो हैं उन पर आपको AK एंड AP सर का नाम इस प्रकार से लोगो मिलेगा किसी कॉर्नर के अंदर, तो आप वीडियो की पहचान कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने ये हमसे पूछा है बार बार, इसलिए मैं आज ये नया चैप्टर शुरू करने से पहले इनके बारे में आप लोगों को थोड़ी सूचना दे देता हूँ, ताकि आप भी आगे से आगे ये लिंक बच्चों तक पहुँचा सको और उनका सबको फ़ायदा हो। इसके लिए मैंने ये लिंक आपके सामने रखा है। अब आगे अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमने लगातार 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आप लोगों ने इनके नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे। अब अपने आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको पता है कि प्रत्येक चैप्टर की शुरुआत करने से पहले उसके बारे में उसका हल्का सा इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और ख़ास करके ये 5वां चैप्टर है, इसका तो विशेष करके ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर का परिचय आप लोगों के लिए। क्योंकि दोस्तों देखो, हम लोगों ने इससे पहले जो 4 चैप्टर पढ़े हैं वो अपने क्लास 12th फिज़िक्स के अंदर यूनिट वाइज अगर काम करें तो 12th फिज़िक्स की पहली यूनिट थी वो बच्चों, पहली यूनिट थी वो, यूनिट फर्स्ट हमने कंप्लीट की है, जिसमें 4 चैप्टर शामिल थे, ठीक है। और मैंने इसमें बताया भी था, इसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे 7, ठीक है। 7 नंबर की ये पहली यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है। और इस यूनिट के अंदर आपने केवल और केवल स्थिर आवेश का अध्ययन किया है, ठीक है। क्योंकि ये स्थिर विद्युत्की के अंदर हमने इन चैप्टर को पढ़ा है, तो इन चारों चैप्टर में हमने ये चीज़ नोट की होगी कि इन सब में स्थिर आवेश का ही अध्ययन होता है। ये चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आखिर हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आखिर कौन सी शाखा के अंदर आते हैं और कितने नंबर के उनमें से क्वेश्चन बनते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये जो आप लोग ये जो भी आपने पहली ब्रांच कंप्लीट की है, पहली यूनिट कंप्लीट की है, वो स्थिर विद्युत्की, ठीक है, भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम क्या है, स्थिर विद्युत्की, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये चारों चैप्टर आते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से एग्ज़ाम में उठते हैं उसके लिए मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बनाकर दूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको अलग से वीडियो मिलेंगे, तो लगातार आप चैनल से जुड़े रहिए। और मैं उम्मीद यही करता हूँ आप हमसे जुड़े रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम तक विशेष करके आपको और ज़्यादा कई ऐसे मेथड जो यूनिक मेथड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो जिनको पढ़कर आप लोग जो ये टॉपिक है, इन टॉपिक को आसानी से, इन पर इतना ज़बरदस्त आप अभ्यास कर सकते हो कि आपके परीक्षा में ये प्रश्न बिल्कुल सही होने की पूरी संभावना बन जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं अलग से मेथड तैयार करूँगा
और कौन सा चैप्टर कब पढ़ना है, कितने नंबर का पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, उसके लिए मैं आपको एक गाइडलाइन तैयार करके दूंगा प्रत्येक चैप्टर वाइज। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस आज के वीडियो में ये जो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ये थोड़ा सा लंबा तो हो रहा है ये टाइमिंग के हिसाब से, लेकिन ये बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इस चीज़ पे आप ध्यान देना थोड़ा सा। अब अपने आगे बढ़ते हैं। पहली यूनिट में स्थिर आवेश के बारे में ही हमने चर्चा की थी। आज हम दूसरी यूनिट में प्रवेश कर रहे हैं। अपनी फिजिक्स के अंदर दूसरी यूनिट में हम प्रवेश कर रहे हैं और दूसरी यूनिट में जो चैप्टर शामिल है उन चैप्टर में पांचवा और छठा चैप्टर इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, दोनों चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आधार रखने वाले चैप्टर हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं पांचवा और छठा। ये दोनों चैप्टर विशेष करके प्रैक्टिकल दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल में भी इनसे संबंधित बहुत सारे मैटर आते हैं और सिंपल से चैप्टर है, आसानी से आप समझ सकते हो। फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो थोड़ा सा हल्का सा कन्फ्यूज़न हो सकता है लेकिन कुछ तो मैटर आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा है। पांचवा छठा ये चैप्टर है, ये बोर्ड की जो एग्ज़ाम होती है उस एग्ज़ाम में आप लोगों को 5 नंबर का मैटर इन दोनों चैप्टर में से देखने को मिलेगा। ठीक है, 5 नंबर का मैटर आपको इनमें से देखने को मिलेगा। इन दोनों चैप्टर का हम सेकंड यूनिट के अकॉर्डिंग अध्ययन करेंगे। और दोस्तों ये दोनों चैप्टर जिस शाखा में आते हैं उसे कहते हैं धारा विद्युत की। समझ में आ रही है बात मेरी? जो हमने पढ़ा था, पहले पढ़ा था वो स्थिर विद्युत की था, और अब जो 2 चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप लोग जो चीज़ पढ़ रहे हो उसका नाम है धारा विद्युत की। ठीक है, यानी इसमें जो मेन स्थिर विद्युत की में तो केवल स्थिर आवेश की बात की थी, अब इसमें अपने को धारा की बात करनी है। ठीक है, देखो धारा शब्द जहाँ पर भी मिले, इस शब्द का जो कनेक्शन सीधा साधा जो कनेक्शन है वो आवेश से तो है, पक्का कनेक्शन है आवेश से। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस धारा का नाम हमने पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चैप्टर में कहीं पर नहीं सुना। ठीक है, यानी कहीं पर भी इन चारों चैप्टर में यानी स्थिर विद्युत में कहीं पर भी धारा की हमने चर्चा नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हमने इन चारों चैप्टर में स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया है। ठीक है बच्चों, इन चारों चैप्टर में हमने किसके बारे में अध्ययन किया है? स्थिर आवेश के बारे में। अब हम 5वें छठे चैप्टर में आए हैं जिसमें धारा विद्युत का हम अध्ययन करना चाह रहे हैं। तो आवेश का कनेक्शन तो है इनमें, क्योंकि विद्युत की शब्द देखो दोनों में जुड़ा हुआ है, और विद्युत जो एक गुण है आवेश का, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का ये गुण होता है आवेश का। तो आवेश शब्द तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन एक शब्द और जुड़ा है धारा। ये धारा शब्द कहाँ से आता है? ये धारा एक ही शर्त पे आता है जब आवेश जो है वो गति करता है। ठीक है, आवेश क्या करता है? गति करता है। समझ में आ रही बात मेरी? यानी जब आवेश गतिशील होता है तो धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, आवेश की गति के कारण धारा उत्पन्न होती है। बात समझ में आ रही है? तो गतिशील आवेश के कारण धारा प्रवाहित होगी। अब देखो, अगर आपने पुराने वीडियो लगातार आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का पता भी होगा, मैंने एक बार चर्चा भी की है इसके संबंध में, कि जब भी गतिशील आवेश की बात आएगी यानी आवेश गति करेगा तो कौन सा आवेश ऐसा होगा जो गति करने में मतलब धारा प्रवाह में कह दो या आवेश गति करने में हमारा सबसे ज़्यादा सहयोग करेगा, वो आवेश होंगे मुक्त आवेश। कौन से आवेश होंगे? मुक्त आवेश होंगे। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था शुरुआत के 1-2 वीडियो के अंदर। फिलहाल अभी तो मेरे याद नहीं आ रहा कौन से वीडियो में बताया था, लेकिन मैंने ज़रूर उसके बारे में चर्चा की थी, बेसिक बातें थी वहाँ पर। मैंने आपको ज़रूर बताया था कि मुक्त आवेश होता है, पहले चैप्टर का ही वीडियो था वो। तो मुक्त आवेश होता है, और मुक्त आवेश में भी जो सबसे ज़्यादा जो धारा प्रवाह में जो योगदान देंगे उनमें नाम आएगा हमारे इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नाम सबसे ज़्यादा आता है, यानी धारा प्रवाह की
जो भी, क्योंकि हमें आवेश को गति करवानी है, तो कौन सा आवेश गति करेगा? मुक्त आवेश गति करेगा, क्योंकि जो आवेश बाउंडेड होंगे, बंधे हुए होंगे, हमने पढ़े थे बद्ध आवेश और मुक्त आवेश के बारे में, ठीक है, बद्ध आवेश और मुक्त आवेश के बारे में पढ़े थे, और इसके बारे में हमने तीसरे चैप्टर में भी चर्चा की थी। तो जो बाउंडेड चार्ज होते हैं वो गति नहीं कर पाते आसानी से, धारा प्रवाह में योगदान नहीं दे पाते, तो मुक्त आवेश ही गति कर सकते हैं। और उन मुक्त आवेश में कौन आवेश हमने दो प्रकार के पढ़े थे, एक तो पॉजिटिव चार्ज पढ़ा था और एक नेगेटिव चार्ज पढ़ा था, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पढ़े थे। और पॉजिटिव चार्ज में हमने नाम लिया था प्रोटॉन का, और नेगेटिव चार्ज में हमने नाम लिया था इलेक्ट्रॉन का। और एक उदासीन चार्ज होता है जिसे हमने न्यूट्रॉन नाम दिया था। तो आपने ये कहा था वहाँ पर कि धारा प्रवाह में या गतिशील आवेश की गति की जब भी बात होगी तो इलेक्ट्रॉन की हम चर्चा करेंगे, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन ही गति करेंगे। वो भी कौन से? मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। बात आ रही समझ में? तो यानी धारा प्रवाह में हम बात करें तो मैं यही कहूँगा कि धारा प्रवाह अगर होगा तो वो धारा प्रवाह किसके कारण होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। और वो भी कैसे? जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो धारा प्रवाह होगा। ये चीज़ हम यहाँ से समझ सकते हैं, ये साधारण सी बात है। और धारा की ये जो जानकारी है, ये नॉर्मल जानकारी हमें कक्षा 10 में भी मिल जाती है अपने, क्योंकि कक्षा 10 में भी एक धारा का चैप्टर चलता है। अब बात आती है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन लाए कहाँ से, ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की अगर हम गति कराएंगे तो धारा प्रवाहित हो जाएगी, ये बात तो कन्फर्म हो चुकी है। इलेक्ट्रॉन ही गति करेगा, प्रोटॉन गति नहीं करेगा। इसके पीछे मैंने आपको एक रीज़न दिया था, सबसे बेस्ट रीज़न। वो रीज़न ये दिया था कि एक तो प्रोटॉन हैवी पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भारी भी होता है। एक रीज़न ये भी दे सकते हो, भारी कण होता है। और दूसरी बात ये कि प्रोटॉन बैठा हुआ है नाभिक के भीतर। अब नाभिक के अंदर प्रकृति का सबसे प्रबल बल लगता है, तो उस प्रबल बल को तोड़कर वहाँ से प्रोटॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है, आसानी से वो प्रोटॉन वहाँ से निकलेंगे नहीं, यानी धारा प्रवाह आसानी से होगा नहीं। उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से और कम ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और वो भी कौन से? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन वो होंगे जो बाह्य कक्षा में नाभिक से दुर्बल आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। बंधे हुए तो रहते हैं लेकिन उन पर नाभिक का कंट्रोल बहुत कम होता है। और उन इलेक्ट्रॉनों को अगर थोड़ा सा सहारा मिल जाए, वो सहारा ऊर्जा का सहारा होगा बच्चों, और वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से ऊर्जा ग्रहण करके गति करने लग जाएंगे। उन्हें मुक्त आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉन हम कहेंगे, ठीक है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो ही धारा प्रवाहित होगी। अब बात आती है मुक्त इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे कहाँ से? मुक्त इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से प्राप्त करोगे? तो नाम आएगा पदार्थ का, कि पदार्थों से हम मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो पदार्थ से जब हम मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे तो पदार्थों का वर्गीकरण हमने किया था, याद आ रहा है आपको? पदार्थों का हमने वर्गीकरण किया था। उस वर्गीकरण में हमने पदार्थों को 3 भागों में बांटा था। नंबर 1 चालक, नंबर 2 कुचालक और नंबर 3 अर्धचालक, ठीक है। पहला होता है चालक, दूसरा होता है कुचालक और तीसरा होता है अर्धचालक, ठीक है। तो अब अगर इनके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था तो उसमें हमने ये चीज़ देखी भी थी कि चालक, अर्धचालक और कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में हमने पाठ के शुरुआत में पढ़ा था, तीसरे या चौथे चैप्टर के अंदर। तो वहाँ पर हमने इस मैटर में चर्चा भी की थी कि किसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, किसके पास कम होते हैं। तो चालक के बारे में हमने ये पढ़ा है कि देखो सबसे बड़ी बात यही है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन, धारा प्रवाह में इलेक्ट्रॉन योगदान देंगे तो इलेक्ट्रॉन तो कई प्रकार के पदार्थों के पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन होना ही ज़रूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमें चाहिए मुक्त इलेक्ट्रॉन, हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है।
और जिन पदार्थों के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो धारा प्रवाह में सबसे अच्छे माने जाएंगे। तो हमने ये चीज़ पढ़ी है कि हम चालकों के बारे में पढ़ते हैं, तो इन चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक होते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, ये चीज़ हमने पढ़ी है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ज़्यादा। ठीक है, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। जबकि कुचालक की बात करें तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं, बिल्कुल ही। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं नगण्य, बहुत ही कम, एकदम नगण्य के बराबर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये धारा प्रवाह में आसानी से योगदान नहीं देंगे, क्योंकि हमें धारा प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ चुकी होगी कि इनमें से दोनों में जो उचित पदार्थ है धारा प्रवाह के लिए, वो मेरे हिसाब से जो पदार्थ है उसका नाम होने वाला है चालक। उसका नाम क्या होगा? चालक। कि चालक ही हमें धारा प्रवाह में सही योगदान देंगे। फिर अर्धचालक की बात करते हैं, तो अर्धचालक आपको पता है ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक और कुचालकों के बीच में होती है। ठीक है, यानी ऐसे पदार्थ हैं जिनको अगर आप लोग यूज में लेना चाहो तो अच्छे चालक बन सकते हैं, और अगर यूज में नहीं लोगे तो ये कुचालक की तरह व्यवहार करेंगे। तो ये अर्धचालक जो है ना, ये भी हमें धारा प्रवाह में योगदान देंगे, ये भी हमें धारा प्रवाह में योगदान देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं क्या? तो अगर आपको मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है तो ये आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, यानी आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करवा सकते हैं ये। अगर आपको ज़रूरत है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन देंगे और एक आदर्श चालक की भांति व्यवहार कर सकते हैं। ये चीज़ तो हम इनकी विशेषता होती है। ये आदर्श चालक की भांति व्यवहार कर सकते हैं, आदर्श चालक की भांति व्यवहार कर सकते हैं। ये चीज़ हम पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे भी इन चैप्टर के बारे में, कि आदर्श चालक की भांति व्यवहार करते हैं, वो भी एक ही कंडीशन पर। कब? जब उच्च ताप की कंडीशन हो, आपको ताप बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। देखिए बच्चों, किसी भी चैप्टर की शुरुआत करने से पहले इन बेसिक बातों का जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, ताकि हम जैसे ही चैप्टर में आगे बढ़ें तो इस प्रकार के इन पदार्थों का या ये जो भी मैटर हम पढ़ रहे हैं, इनकी कोई भी अगर बात आगे आए तो हम आसानी से क्लियर कर सकें। ठीक है, और मेरा यही टारगेट है कि मैं किसी प्रकार की जल्दबाजी न करते हुए आराम से टॉपिक को लेते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो ये तो बात कन्फर्म हो चुकी है कि धारा प्रवाह में सबसे जो अहम भूमिका निभाएंगे वो चालक होंगे। उसके बाद अगर हम चाहें तो अर्धचालकों को भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि धारा प्रवाह की हम परिभाषा कैसे बनाएं, धारा को किस प्रकार परिभाषित करें। तो परिभाषा ये बनेगी, अब मैंने पदार्थ कौन सा सेलेक्ट कर लिया? चालक। कौन सा सेलेक्ट कर लिया? चालक। अब जैसे मैंने कह दिया ये कोई चालक है, ठीक है, सपोज करो मैंने ये कोई चालक छड़ आप लोगों को यहाँ पर बनाकर बता दी। समझ में आ गई बात मेरी? ये कोई चालक है और इस चालक के अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको मैंने मुक्त इलेक्ट्रॉन नाम दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन, आपने क्या कहा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का चालक के अंदर गति होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये हो गया अपना चालक। ठीक है, चालक का इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन का गति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में गति करेंगे तो ही धारा प्रवाहित होगी। क्या प्रवाहित होगी? धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब सपोज करो, अब मैंने क्या कहा आपको कि हमें इस इलेक्ट्रॉन को गति करवाना है। इस इलेक्ट्रॉन को क्या करवाना है? गति करवाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को हमें धक्का देना पड़ेगा, यानी इसको बाधित करना पड़ेगा कि आप जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन है आप एक निश्चित डायरेक्शन में गति करो, चाहे आप इस तरफ जाओ चाहे इस तरफ जाओ। ठीक है, इनको एक निश्चित डायरेक्शन में गति करवाने के लिए इस चालक को हम किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट करते हैं। समझ में आ रही बात मेरी? बैटरी या सेल से कनेक्ट करते हैं। ध्यान देना आप लोग,
ये सेल का चित्र होता है जिसमें एक बड़ी लाइन और पास में एक छोटी लाइन होती है, वो सेल होता है। अगर ऐसे सेल एक दो सेल लगातार जोड़ दो, दो सेल जोड़ दिए तो बैटरी बन जाती है। और बैटरी का ये चित्र बनेगा, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन फिर एक छोटी लाइन। ये बैटरी का चित्र बन गया। देखो इसमें ये एक सेल हो गया ना, और एक सेल और हो गया, दो सेल हो गए, दो सेलों की बैटरी हो गई। अगर एक सेल और जोड़ दोगे तो तीन सेल की बैटरी बन जाएगी। इस प्रकार ये बैटरी का संकेत होता है। ये तो होता है बैटरी का संकेत, और ये होता है बच्चों सेल का संकेत। ठीक है, बैटरी और सेल क्या करते हैं, ये वोल्टेज प्रदान करते हैं हमें। वोल्टेज मतलब विभव। ठीक है, ये विभव प्रदान करेंगे आवेश को। और आवेश विभव हमने अपने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा है, तीसरे चैप्टर के अंदर, कि विभव क्या चीज़ है। आवेश को प्रवाहित करने या आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य, वही विभव कहलाता है। ये तो पढ़ा हमने। तो ये विभव क्या करता है, एक्चुअली ये विभव आवेश को धक्का देने का काम करेगा या एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करेगा। और जब आवेश को धक्का लगेगा या एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे इस चालक में से, तो आवेश गति करेंगे, और जैसे ही आवेश गति करेंगे तो इसमें क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अपने इस चार्ज के बारे में। और हमारा जो चार्ज है, जो गति करने के लिए बिल्कुल फ्री है, वो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन है अपने। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब देखो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन है, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल है कि नहीं। तो प्लस सिरा आपको पता है कि इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। समझ में आ गई बात मेरी। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति करेंगे। बात आ रही समझ में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव को प्रतिकर्षित करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को आकर्षित करता है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव जो टर्म्स है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। समझ में आ रही बात मेरी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ जाने से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह रहा है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। समझ में आ रही बात मेरी। यानी इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जा रहे हैं उसके जस्ट क्या प्रवाहित होगी, विद्युत धारा। ठीक है, और विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब हमारे इस चालक में विद्युत धारा की अगर बात करूं तो ये विद्युत धारा इस तरफ प्रवाहित होगी। समझ गए। इस तरफ मतलब बैटरी के प्लस सिरे से लेकर माइनस सिरे की ओर हो गई ना इसकी डायरेक्शन। ये विद्युत धारा की दिशा होती है इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में इसलिए चलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये विपरीत दिशा में गति करते हैं और ये धारा इसके अपोजिट प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और वो विद्युत क्षेत्र का हमेशा विरोध करता हुआ चलता है, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, वो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में चलता है। तो ये याद रखना, धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में और प्रोटॉन की दिशा में बहती है। ठीक है, फिलहाल प्रोटॉन तो मुक्त आवेश में नहीं मानते हम, तो इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन की यहाँ चर्चा की है। तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और इसको परिभाषित कैसे करूँगा मैं, इसको परिभाषित ऐसे करेंगे कि जैसे सपोज करो कि इस चालक में से इलेक्ट्रॉन बहना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, चालक में से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना शुरू हो गए, और मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे सपोज करो कि मैंने कह दिया कि 10 सेकंड में, एक उदाहरण दे देता हूँ मैं, 10 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। एक उदाहरण दे दिया, 10 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, सपोज कर लो। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, रफली एक एग्जाम्पल लिया है, 10 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो बताओ 1 सेकंड में कितने जाएंगे, 1 सेकंड में प्रवाहित
1 सेकंड में प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या कहोगे 100/10 ये तो कहोगे। तो उत्तर कितना आया 10 आया। ये जो 10 उत्तर आता है इसे ही धारा कहते हैं बच्चों। ये जो 10 उत्तर आया है इसे ही हम धारा कहेंगे, ठीक है। तो धारा की परिभाषा क्या होगी कि 1 सेकंड में जो प्रवाहित आवेश होता है या 1 सेकंड में जो बहने वाला जो आवेश है उसे हम विद्युत धारा कहेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या लिखूं? इसकी परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने यहाँ नोट कर दिया है कि किसी काट क्षेत्रफल से, काट क्षेत्रफल या चालक कह दो क्योंकि ये निश्चित इसका क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले या प्रवाहित होने वाले, गुजरने वाले कह दो या प्रवाहित होने वाले, कोई भी एक नाम लिख सकते हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन या आवेश को, मुक्त इलेक्ट्रॉन कह दो या मुक्त आवेश कह दो, को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। प्रति सेकंड जितने आवेश इसमें से बहते हैं उसे हम विद्युत धारा कहेंगे, ठीक है। और इसे आई से दर्शाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश की है, तो सूत्र इस प्रकार बन जाएगा कि जितने आवेश है, जैसे 100 आवेश थे, टाइम कितना लगा 10 सेकंड का, तो 100/10 कर दिया। तो वैसे ही मैंने कह दिया जैसे मानो डेल टी समय अंतराल मैंने दे दिया, कोई टाइमिंग दे दी डेल टी। डेल टी का मतलब समझते हो, कोई निश्चित टाइम के अंतर की बात कर रहा हूँ। तो डेल टी समय में अगर डेल क्यू चार्ज प्रवाहित हो रहा है, डेल क्यू चार्ज चालक में से जा रहा है, गुजर रहा है, तो धारा कितनी बहेगी? तो उसे कहेंगे औसत विद्युत धारा। क्या कहेंगे बच्चों? औसत विद्युत धारा कहेंगे, आई एवरेज से। औसत विद्युत धारा को किससे दर्शाएंगे? आई एवरेज से दर्शाएंगे। और क्योंकि जब टाइम अंतर दिया होता है ना, तो हम औसत लेते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक, T1 समय से T2 समय तक आवेश Q1 से Q2 तक प्रवाहित हो रहा है। तो जब टाइमिंग और जो अंतर दिया होता है तब औसत लेते हैं, और औसत धारा कितनी हो जाएगी? आवेश बटे समय। औसत धारा क्या हो जाएगी? आवेश बटे समय, क्योंकि इससे सूत्र यही आ रहा है ना, आवेश बटे समय ही धारा कहलाती है। आवेश बटे समय ही क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। तो इसका ये सूत्र बन गया एक प्रकार से। इसे हम औसत विद्युत धारा कह देंगे, ठीक है। डेल क्यू बटे डेल टी। जब अंतर की बात आ जाती है तो डेल क्यू लगा देते हैं। तो इस प्रकार इस चालक में से कितने चार्ज बह रहे हैं इसे हम औसत विद्युत धारा कहेंगे, और प्रति सेकंड कितने बह रहे हैं उस प्रकार हम धारा की परिभाषा दे सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यदि ये जो टाइम अंतराल हमने लिया है ना, समय अंतराल, ये बहुत ही छोटा है, ये देखो ये चीज़ समझने की बात है। अगर टाइम अंतराल, ये जो समय का जो अंतराल है ये ज़्यादा है तो आप औसत निकालो, ठीक है। और अगर समय अंतराल बहुत ही छोटा है, बात आ रही समझ में, बहुत ही छोटा अगर समय अंतराल है, तो इस दौरान ये जो अपनी धारा है ना, औसत धारा आई एवरेज, इसे मैं आई से लिखूंगा बच्चों। किससे लिखूंगा? आई से। और ये आई कहलाएगी ताक्षणिक विद्युत धारा। क्या कहलाएगी? ताक्षणिक विद्युत धारा नाम दूंगा मैं इसको। ताक्षणिक विद्युत धारा मतलब किसी क्षण विशेष पर जो धारा बह रही है उसे ताक्षणिक विद्युत धारा कहेंगे, किसी क्षण विशेष पर बहने वाली धारा। तो ये देखो टाइम अंतर बहुत थोड़ा हो गया, इसका मतलब क्या होता है, गणित में आता है ना टेंस टू जीरो। इसका मतलब है जो समय अंतराल है वो बहुत ही कम है, जीरो की ओर अग्रसर है। जीरो नहीं है लेकिन जीरो की ओर अग्रसर है। तो टाइम अंतराल बहुत छोटा है तो हमें औसत नहीं लेना, फिर टाइम गैप बहुत कम आ गया तो औसत नहीं आएगा, फिर उसका ताक्षणिक मान आता है। ऐसा अगर किसी भी प्रकार के अगर फॉर्मूले में अगर आप ये चीज़ यूज़ में लेते हो तो वहाँ पर भी आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि अगर टाइम जो अंतराल है वो कम हो तो उसे हम ताक्षणिक शब्द यूज में लेंगे। चाहे वो जैसे कक्षा 11 में पढ़ते हैं ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक वेग, ठीक है, वहाँ पर भी हमने ये चीज़ यूज़ में ली थी। तो उस समय उस के अनुसार भी हम ये चीज़ समझ सकते हैं। तो हमारा ये सूत्र क्या बन जाएगा? I इज इक्वल, लिमिट लग जाएगी, लिमिट लग गई ना समय की, डेल टी टेंस टू जीरो और डेल क्यू अपॉन डेल टी।
तो I बराबर आ जाएगा, जैसे ये लिमिट लगेगी, जैसे ही लिमिट लगती है तो ये डेल होता है वो D के रूप में लिख देते हैं, dq/dt। ठीक है, इस प्रकार ये हमारी धारा की एक नई समीकरण आ गई, एक नया सूत्र आ गया। इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, इसका मीनिंग ये है, हम गणित में ये चीज़ पढ़ते हैं, d/dt, d/dx, d/dy। ऐसा कहीं भी लिखा होता है तो हम कहते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन होता है तो d/dx आता है ना। ऐसा y के सापेक्ष अवकलन होता है तो d/dy आता है। तो यहाँ समय के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है? समय के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। किसका? आवेश का। और जब भी समय के सापेक्ष कोई चीज़ में परिवर्तन होता है तो उसे हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर, समय के साथ जब भी परिवर्तन होता है तो ये शब्द यूज में लिया जाता है कि दर शब्द लगता है। तो आवेश प्रवाह की दर को तात्क्षणिक विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन इसमें मैं यही बात कहूँगा क्योंकि जब ये बेसिक पॉइंट है धारा का, अगर यहाँ से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया आराम से तो आगे के पॉइंट बहुत क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। अब धारा के बारे में मैं आगे आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा, उन बातों पर आप लोग विशेष नोट करना। सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा धारा के मात्रक की। ठीक है, मात्रक की चर्चा करूँगा तो हमें बात करनी है एसआई पद्धति में। और आपको पता भी है क्योंकि आपने कक्षा 11 में मात्रक पद्धति पढ़ी है, तो धारा उन मूल मात्रकों में शामिल भी होती है। फिर भी हम इसको यहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं कि आवेश बटे समय धारा होती है। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, तो धारा का मात्रक हो गया कूलाम बटे सेकेंड, जिसे हम लोग एम्पियर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्पियर। एम्पियर वैज्ञानिक का नाम था, तो उसके सम्मान में धारा का मात्रक एम्पियर हम सबसे ज़्यादा यूज़ में लेते हैं एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग। ठीक है, एसआई पद्धति में भी आता है धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। तो ये विद्युत धारा का मात्रक हो गया। अब हम अमूमन 1 एम्पियर की परिभाषा देते हैं। तो बच्चों, मैं ये बात बताना चाहूँगा, वैसे तो 1 एम्पियर की परिभाषा बना सकते हैं हम यहाँ से, लेकिन हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे वो मैं थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर दूँ एक बार, कि 1 एम्पियर की परिभाषा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। और धारा एक एसआई पद्धति का मूल मात्रक होने के कारण 1 एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा आप लोगों को बतानी पड़ेगी। ठीक है, 1 एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा आपको परिभाषित करनी पड़ेगी क्योंकि ये मूल मात्रक है। ठीक है, मूल मात्रक होने के कारण इसकी अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा परीक्षा में पूछी जाती है। ऐसा लिखना गलत होगा कि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश बहता है तो 1 एम्पियर धारा, नहीं, इसकी परिभाषा आपको देनी पड़ेगी अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा फिलहाल मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि ये अपने पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है, एक बार मैं बताऊंगा तो फिलहाल आपको समझ में भी नहीं आएगा। और कक्षा 11 में भी ये परिभाषाएं मिलती है, 1 मीटर किसे कहते हैं, 1 किलोग्राम किसे कहते हैं, 1 सेकंड किसे कहते हैं, वहाँ पर भी 1 एम्पियर की परिभाषा मिल जाती है आप लोगों को, लेकिन वो बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आती क्योंकि वो टॉपिक अधूरा होता है। लेकिन चैप्टर नंबर 7 में हम एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ हम 1 एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा को पूर्ण रूप से क्लियर करेंगे। ठीक है, और ये एक मोस्ट चीज़ भी है। क्लियर बात है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको एक बार मैं पेंडिंग ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आगे मैं इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक में शामिल करके स्वयं करवा दूंगा इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं अपने मात्रक के अलावा हम चर्चा करते हैं कुछ 1-2 पॉइंट के बारे में और चर्चा करेंगे कि धारा प्रवाह आखिर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आवेश वाहकों के कारण हो सकता है। ठीक है, धारा प्रवाह के पीछे जो भी कारण है वो है आवेश का,
और वो भी आवेश कौन से, जो गति करेंगे। ठीक है, आवेश वाहकों के कारण धारा, आवेश वाहक जो है, आवेश वाहक के प्रवाह के कारण, आवेश वाहक के प्रवाह के कारण धारा बहती है, ये अपने को पता है। और आवेश वाहक में हम नाम किसका लेते हैं, आवेश वाहकों में हम इलेक्ट्रॉन का नाम लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहती है। तो इलेक्ट्रॉन के पीछे धारा प्रवाह का कारण है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा प्रवाहित किस में होते हैं, जो चालक होते हैं, जो धात्विक चालक होते हैं ना, चालक में धारा हमेशा याद रखना मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होती है चालकों के अंदर। ठीक है, लेकिन चालक के अलावा कुछ ऐसे अपघट्य भी होते हैं, जैसे विद्युत अपघट्यों की मैं चर्चा करूं। ठीक है, विद्युत अपघट्य जो भी होते हैं, विद्युत अपघट्यों में ये जो धारा होती है, ये धन तथा ऋण आयनों के कारण बहती है, धन तथा ऋण आयनों के कारण ये धारा बहती है। ठीक है, विद्युत अपघट्यों में ये इलेक्ट्रॉन की बजाय ऋण आयन और धन आयनों के कारण ये धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके अलावा एक चर्चा और करूँगा मैं अर्धचालक की, क्योंकि अर्धचालकों में भी धारा प्रवाहित होती है। तो अर्धचालक की मैं चर्चा करूं तो अर्धचालकों में धारा प्रवाहित होगी इलेक्ट्रॉन और एक शब्द और आएगा होल, इलेक्ट्रॉन व होल के कारण। ठीक है, अर्धचालकों में धारा प्रवाहित होगी इलेक्ट्रॉन व होल के कारण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन पर आप लोगों को पूर्ण रूप से ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो, जैसे एक उदाहरण दूँ मैं आप लोगों को कि जैसे नमक होता है, एक एग्जाम्पल दूँ मैं, तो नमक में नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है ना, सोडियम क्लोराइड। तो नमक में दो प्रकार के आयन होते हैं, Na+ आयन होता है, Cl- आयन होता है। ठीक है, अगर ये दोनों आयन अपने मतलब एक पूर्ण रूप से बंधे हुए होते हैं, यानी ठोस अवस्था में होते हैं, तो ये दोनों आयन गति नहीं करते। ठीक है, यानी जब ये ठोस अवस्था में होंगे तो ठोस अवस्था में गति नहीं करेंगे और धारा प्रवाह इनमें नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपस में बंधे हुए रहेंगे और बंधने के वजह से ये गति नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही इन आयनों को हम किसी विलयन या जैसे नमक है तो नमक के अंदर हम जल डाल देंगे तो नमक का विलयन बन गया, तो विलयन बनते ही ये आयन अलग अलग हो जाते हैं। Na+ अलग हो जाता है, Cl- अलग हो जाता है। अलग अलग होने की वजह से ये गति करने लग जाते हैं। और जैसे ही गति करते हैं, मैंने उदाहरण लिख दिया, नमक में मैंने मिला दिया पानी। ठीक है, नमक में पानी मिला दिया तो ये बन गया नमक का विलयन। ठीक है, और नमक का विलयन बनते ही Na आयन जो है वो अलग हो जाएगा और Cl आयन है वो अलग निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पानी मिलाते ही ये अलग अलग हो जाते हैं। अब ये गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, अब ये गति कर सकते हैं। जब ठोस अवस्था में होते हैं तो गति नहीं कर पाते हैं, जैसे ही अलग अलग हो जाते हैं ये गति करने में स्वतंत्र हो जाते हैं, और जैसे ही ये गति करते हैं तो धारा प्रवाह शुरू हो जाता है बच्चों। ठीक है, धारा प्रवाह शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार ये धारा प्रवाह में योगदान देते हैं। ठीक है, ऐसा ही अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल, ये अब अपने जब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 है, उसमें इनकी पूरी डिटेल है। इलेक्ट्रॉन और होल के कारण धारा बहती है उच्च ताप पर। जब आप ताप बढ़ाते हो तो अच्छे चालक बन जाते हैं अर्धचालक, और अर्धचालक में उच्च ताप पर इलेक्ट्रॉन होल का निर्माण होता है, वो इलेक्ट्रॉन होल धारा प्रवाह में योगदान देते हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल मैं इतना ही बताऊंगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करें, वीडियो को पूरा देखें। हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे द्वारा ये जो वीडियो तैयार किए जा रहे हैं इनका पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक उस बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कक्षा 10 में, कक्षा 12 में हो चुके हैं और वो अपनी पढ़ाई लगातार जारी रख सकते हैं इन वीडियो के माध्यम से।
तो हमारा यही उद्देश्य है और लगातार, जैसा कि हमने आपसे कहा था, लगभग हमें 25 से 30 दिन होने लग गए अपने चैनल को चलते हुए। तो मैंने यही आपसे बोला था कि हम आपको लगातार वीडियो अपलोड करवाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसी चीज़ से है कि टाइम से टाइम, यानी आपको निश्चित टाइम पर लगातार वीडियो मिल रहे हैं और वो भी सिलेबस के अनुसार। तो आपको इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वीडियो पूरा देखें और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।